हेलो ऑल ऑफ यू, हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है आपका। अग्रवाल कॉमर्स एरिना बाय अक्षय अग्रवाल। हम लोग टीजीटी 2021 का कॉमर्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 87 तक हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 तक। 88 तक हम लोगों ने 87 तक हम लोगों ने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फिशर ने कौन सा इक्वेशन दिया था? ये बहुत फेमस इक्वेशन है क्वांटिटी थ्योरी का, गिवन बाय इरविंग फिशर। पीटी, पी मतलब प्राइस लेवल, टी मतलब टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का, एम स्टैंड्स फॉर करेंसी मनी सप्लाई नोट्स और कॉइन की, वी मतलब करेंसी मनी की वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, एम डैश बताता है क्रेडिट मनी यानी बैंक मनी, और बी डैश क्रेडिट मनी का सर्कुलेशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन इरविंग फिशर ने दिया था। दो ऑडिट के बीच में, दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, दो ऑडिट के बीच में जो ऑडिट कराई जाती है उसको इंटरिम ऑडिट या अंतरिम अंकेक्षण बोला जाता है। अब देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर आर और एस दो पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है टी। आर ने अपने हिस्से का 1/4 उसको दे दिया, एस ने अपने हिस्से का 2/5। आर और एस का ओल्ड रेशियो है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। 5/8 का 1/4 यानी 5/32 आर ने दे दिया। 3/8 का 2/5 यानी 6/40 दूसरे पार्टनर एस ने दे दिया नए पार्टनर को। 5/32 और 6/40 का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, पहले हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। 5/32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/40 को 4 से। जब भी हम किसी को भी फ्रैक्शन बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर बराबर है, आप इसको 25:24 लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा होता पुराने पार्टनर्स का, वो होता 25:24। अब देखते हैं नया रेशियो। पी का पुराना रेशियो 5/8 था, उसमें से 25/160 उसने दे दिया, इसका बचा 75/160। एस का 3/8 था, उसने से 24/160 दे दिया, 36/160 बचा। नए पार्टनर को इतना आर से मिला, इतना एस से मिला, दोनों को जोड़ दिया गया, ये नया रेशियो आ गया इनका। ये आपका क्वेश्चन है 75, 36 और तीसरा 49, ये आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद है प्रोसेस डज एंटेल ए प्रॉपर एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक ऑडिट का क्वेश्चन है। इंटरनल चेक ये देखता है कि कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया गया हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा काम या वर्कलोड हो गया और या किसी के पास कम। इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनी consists of those things which a society are of general acceptability। देखिए, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन का कोई एक्सप्लेनेशन या लॉजिक नहीं है कि ये इसका आंसर क्यों है। ये डेफिनेशन एली में भी थी। आप जितनी भी डेफिनेशंस अच्छी किसी भी राइटर्स की कहीं लिख पाए, ये आपके काम आएगा एग्जाम में। इसका लॉजिक कोई नहीं हो सकता। आप जितनी डेफिनेशंस याद करेंगे वो आपके काम आएगी। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। Enterprise exclusively owned and managed and controlled by central और state government। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो नहीं सकता। जॉइंट स्टॉक कंपनी हर तरीके की कंपनी को बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसका पूरा नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। गवर्नमेंट कंपनीज डिफरेंट। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए।
मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास या उनके पास मिलाकर होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कंपनी में कितनी कैपिटल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, वो है मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। आप नई मशीनरी खरीदें या पुरानी मशीनरी खरीदें, वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा। और मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसको रिपेयर्स अकाउंट में लिख दिया है, यानी कि आपने उसको रेवेन्यू आइटम में लिख दिया है, जो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर आप कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करते हैं, वो सैद्धांतिक गलती होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। इसके बाद है ए और बी पार्टनर्स हैं एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में ये बांटते हैं और नया रेशियो 5:3:2 है। और वो नया पार्टनर 6,000 प्रीमियम लाता है, तो ये किस हिसाब से बटेगा? अब आप इसको देखिए कि ये किस तरीके से बटेगा। यहां पर देखिए, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो जो है ए और बी का वो है 3:2 और न्यू रेशियो है 5:3:2। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा 3/5, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/5 माइनस 5/10, तो 6 माइनस 5 ये आ रहा है 1/10 और बी का आ रहा है ओल्ड 3/5 माइनस 3/10, 4 माइनस 3 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है 1:1। तो नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया है वो इक्वल रेशियो में, यानी 3000 और 3000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो आंसर है इसका बी। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये है अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये कई बार पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है वाउचर। वाउचर ही ये साबित करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन होने ना होने की गारंटी वाउचर देता है कि ये ट्रांजैक्शन वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है, इसको वाउचर बोलते हैं। इसके बाद है द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इनइलास्टिक। किसी कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम है। एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स। क्या होगा अब ये देखिए, ये आपके सामने लॉजिक लिखा हुआ है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस गिरने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है या प्राइस गिरने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। यहां क्या लिखा है? इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स ऑल्सो राइज। दोनों चीज बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर इंक्रीज करेगा। देखिए लिखा है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ये वाला बोला है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या होगा। देखिए, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा टाटा एंड सन से। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब किसी भी तरीके का लेन देन, खरीदना, बेचना, रिसीव करना, पेमेंट करना, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में आते हैं। इवेंट क्या होता है? किसी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट। परचेज एक ट्रांजैक्शन है, सेल्स एक ट्रांजैक्शन है, लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ, जो उसका रिजल्ट है, उसको इवेंट बोलते हैं। गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया,
लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो एक इवेंट है, बाकी सारे लेन देन ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये गलत है। क्यों गलत है? री इश्यू पर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। बाकी सारे ठीक है, री इश्यू किया जा सकता है, नोटिस भी देना जरूरी है, प्रीमियम का पैसा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन फॉरफीचर पर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? देखिए सिंपल सा आंसर है, शेयर होल्डर। कंपनी के जो मेन ऑडिट होती है, जो ऑडिटर होते हैं उसको कंपनी के शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि कंपनी का असली मालिक शेयर होल्डर होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को ही देता है। कोर्ट या पब्लिक या गवर्नमेंट का यहां पर कोई सवाल नहीं उठता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोलते हैं। एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन एंट्री बिल्कुल अलग चीज है। ओरिजिनल एंट्री जर्नल होता है, फाइनल एंट्री की बुक लेजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे इस पर जरूर ध्यान देंगे। अक्सर ये गलती होती है कि नॉट शब्द छूट जाता है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब आते हैं, देखिए कौन सा सही नहीं है। पहली चीज आप ये समझिए कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में बेसिक अंतर क्या है। हायर परचेज सिस्टम में आप एक तरीके से गुड्स को किराए पर लेते हैं, वहां पर बेचने और खरीदने वाले के बीच जो रिलेशन होता है उसको बेलर और बेली का रिलेशन बोलते हैं, बेलर एंड बेली। वहां पर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में खरीदने वाला एग्रीमेंट करते ही गुड्स का ओनर बन जाता है। हायर परचेज सिस्टम में आखिरी इंस्टॉलमेंट देने से पहले आप गुड्स के ओनर नहीं बनते। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर आप डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट करने में, तो सेलर आपके गुड्स को नहीं ले जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे की रिकवरी के लिए केस कर सकता है। हायर परचेज सिस्टम में अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो वो गुड्स को वापस भी ले जा सकता है। हायर परचेज सिस्टम में आप गुड्स को फाइनल इंस्टॉलमेंट से पहले सेल भी नहीं कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होते ही, चाहे आपने अभी कोई पैसा दिया हो या ना दिया हो, आप उसके ओनर बन जाते हैं। क्या लिखा है? परचेजर हैज द राइट टू सेल द एसेट रिसीविंग द डिलीवरी, ये भी ठीक है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सेलर हैज अ राइट टू टेक बैक, अभी मैंने आपको बताया हायर परचेज सिस्टम में तो सेलर ऐसा कर सकता है कि अगर इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट होता है तो वो गुड्स को वापस ले जा सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेलर ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद है, इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का सार है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने पढ़ा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, दिस इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन या समन्वय ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन के अंदर मौजूद है, ये अलग से फंक्शन नहीं है, बाकी सब सेपरेट फंक्शन है। इसके बाद है जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, किसी ऐसे कमोडिटी का एक सिंगल सेलर जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, दूर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखिए चाहे वो मोनोपोलिस्ट हो चाहे कोई भी सेलर हो, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए
मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर करता है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पर बराबर होती है वही आउटपुट किसी भी फर्म के लिए बेस्ट आउटपुट होता है। और जो प्रॉफिट देखा जाता है वो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से देखा जाता है। अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज रेवेन्यू कम है तो लॉस होता है, और एवरेज रेवेन्यू अगर बराबर है तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन बोलते हैं। इसका आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए आउटपुट की अगर यहां पर बात हो रही है तो आउटपुट हमेशा उसी जगह पर फिक्स किया जाता है जहां पर एमआर और एमसी बराबर होता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का हिस्सा नहीं है, उसका तत्व नहीं है। देखिए समन्वय में कोऑपरेशन सहयोग जरूरी है, आपसी समझ भी जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के कोई समन्वय हो ही नहीं सकता। मोटिवेशन उसका एलिमेंट नहीं है, मोटिवेशन निर्देशन यानी कि डायरेक्शन का एक एलिमेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेफगार्डिंग ड्यूटीज क्या होती है। देखिए सेफगार्डिंग ड्यूटी एक तरह की ड्यूटी होती है जब गुड्स दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हो यानी कि इंपोर्ट हो रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सेफगार्डिंग ड्यूटी लगाती है। ड्यूटी लगाने से गुड्स जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिससे हमारे कंट्री की जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है यानी स्वदेशी उद्योग है उनका कंपटीशन कम होता है और उनको सरवाइव करने में फायदा मिलता है। तो ये हमारी स्वदेशी कंपनियों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 107 तक हम लोगों ने किया 125 में से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इससे बहुत सारे और क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 108, इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय लेसर। सब लीज क्या होता है? सब लीज का मतलब है लेसर से लेसी ने कोई माइंस किराए पर ली यानी लीज पर ली फॉर एग्जाम्पल, और उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मैं किसी का घर किराए पर लूं और उसको और किसी किराएदार को दे दूं, ये एक एग्जाम्पल है सब लीज का। इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय लेसर, चाहे वो सब लीज हो चाहे मेन लीज हो, रॉयल्टी अर्न्ड बाय लेसर हमेशा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में ही जाएगी। सपोज ए लेसर है, ए ने बी को कोई माइंस दिया, ये लेसर है ये लेसी है, बी ने उस माइन का कुछ पार्ट सी को दे दिया। ये एक कंडीशन है सब लीज की। यहां पर ए को जो रॉयल्टी चाहिए वो बी से चाहिए, तो ए हमेशा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में ही उसको क्रेडिट करेगा। इसके बाद है अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए क्रेडिट कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आरबीआई ये एश्योर करता है कि क्रेडिट की सप्लाई, मार्केट में मनी की सप्लाई घटानी है या बढ़ानी है। इसमें कई सारी चीजें आती हैं। देखिए इसका आंसर है सी, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्यों? बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। बैंक रेट घटाने या बढ़ाने से लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई इफेक्टेड होती है, डायरेक्टली उसकी क्वांटिटी इफेक्टेड होती है। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, इसमें कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जैसी चीजें आती हैं, ये डायरेक्टली मनी की क्वांटिटी को प्रभावित करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटीज को पब्लिक के बीच में खरीदता है या बेचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जनता को सेल किए तो लोगों का जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा उन बॉन्ड्स में और वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा।
लोगों की परचेजिंग पावर इमीडिएटली कम हो जाएगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी। ये तीनों ही क्वांटिटेटिव तरीके हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अ क्वालिटेटिव मेजर, ये क्वालिटेटिव मेजर है। देखिए क्रेडिट रेशनिंग होता क्या है, इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को यह निर्देश देता है कि वो किस पर्पस के लिए ज्यादा लोन बांट सकते हैं, किस पर्पस के लिए कम लोन बांट सकते हैं, वो एक लिमिट सेट कर देता है। तो ये रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जॉर्ज एल्टन मायो ने किया था। कहां किया था? यूएसए में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाउथॉर्न वर्क्स नाम की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में 1924 से लेके 1932 के बीच में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे कि वर्किंग कंडीशंस का वर्कर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। आप इसको सर्च करेंगे, बहुत इजीली इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जॉर्ज एल्टन मायो ने कब किया था, कहां किया था, इसको भी आप एडिशनल क्वेश्चंस में बना सकते हैं। अब आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमा सकती है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। पहले तो समझिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन सब की अभी हम आपको पूरी डिटेल क्लास देंगे। फिलहाल ये समझिए परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है प्रोड्यूसर के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की संभावना हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की संभावना है। लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाता है, यानी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की ही संभावना होती है। शॉर्ट रन में उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉन्ग रन में कभी नहीं हो सकता परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से अकाउंट का यूज किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड में सैलरी टू पार्टनर्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो सकता है। ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिखाई जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट जब होगा, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। शॉर्ट रन में इसकी संभावना हो सकती है, लॉन्ग रन में कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अट्ठाईस मार्च को 10,000 रुपए का स्टॉक आग से जल गया। आग से जलने की एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि वो 10,000 पूरा दे देगा वापस।
तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, इसीलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं। 10,000 का गुड्स जला, इंश्योरेंस से पूरा मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम मेरे लिए एक एसेट हो गई। जब तक वो पैसा मिल नहीं जाता हम उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में क्यों दिखाएंगे? लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, परचेज 10,000 से कम हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे तो ट्रेडिंग में आएगा ही, बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम आएगा। पीएल अकाउंट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब आते हैं अंडर हायर परचेज सिस्टम। कई बार हायर परचेज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप अंतिम किस्त नहीं दे देते, आप ओनर नहीं बनते, तब तक सेलर ही उसका ओनर होता है। इसमें आपस में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता। डेटर क्रेडिटर का रिलेशन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में होता है, और लेंडर बोरोवर हो नहीं सकता, कोई किसी को कर्ज नहीं दे रहा है। इसमें आंसर है बेलर और बेली। बेलर बेली का कुछ और एग्जांपल आपको बताएं। जैसे आपने अपनी कार सर्विस कराने के लिए सर्विस स्टेशन में दी, दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ बेलमेंट। आप बेलर हैं, वो बेली है। आपने गुड्स को किसी स्पेशल पर्पस से ट्रांसफर किया है बेली को, वो पर्पस पूरा हो जाने के बाद या तो गुड्स आपको वापस कर दिया जाएगा, या आप जो उस गुड्स के संग बोलेंगे वो बेली द्वारा किया जाएगा। आप टेलर को कपड़े देते हैं सिलने के लिए, ये भी बेलमेंट का एग्रीमेंट है, बेलर बेली। आप अगर सर्विस करने के लिए गाड़ी देते हैं, वो भी बेलमेंट का एग्रीमेंट है। ठीक है, इसमें गुड्स किसी खास पर्पस से दिया जाता है। इसके बाद है पाउनर पाउनी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पाउनर पाउनी आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी के पास गुड्स रख करके उसके बदले पैसे लेते हैं, ये बोल के पैसे लेते हैं कि जब हम पैसा वापस कर देंगे तो हम अपना गुड्स वापस ले लेंगे। इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं, जिसमें पाउनर और पाउनी होते हैं, और बेलर बेली इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में पार्टनर ने हर महीने के अंत में 2,000 रुपए विड्रॉ किए, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए, साल भर की ड्राइंग्स हो गई 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम कितना रहेगा? एंड ऑफ द एवरी मंथ है, हर महीने के आखिरी में निकाल रहा है। तो पहले महीने के बाद 11 महीने बचे हैं, और लास्ट महीने के बाद कुछ भी नहीं बचा है। सपोज आपने सबसे पहले 30 अप्रैल को निकाला, उसके बाद 11 महीने बचे हैं, फिर आपने अगले साल 31 मार्च को निकाला। पहली ड्राइंग के बाद का समय, दूसरी ड्राइंग के बाद का समय, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज टाइम आएगा 5.5/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 550। लेकिन इसमें एक कमी है, यहां पर इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है वो 5% लिखा है, लिखना चाहिए था 5% पर एनम। आप जितनी भी 11-12 की स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे उसमें अलग से क्वेश्चन लिखे हुए हैं 5% पर एनम का और 5% का। जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ये 5% पर एनम के हिसाब से किया है, जिसको आयोग ने सही आंसर माना था। लेकिन 5% विदाउट पर एनम का मतलब हुआ कि आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना है। 24,000 का 5% यानी 1200 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के मुताबिक। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। अगर आप पर एनम मान रहे हैं तब तो 550 ठीक है, अदरवाइज 1200 ठीक है। चूंकि दोनों ऑप्शन दिया था तो ये काफी लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ।
आयोग के मुताबिक इसका आंसर 550 है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ध्यान देंगे तो इसका आंसर 1200 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हर तरीके की कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सबके लिए जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के कुछ केसेस में वो जरूरी है, उस कंडीशन को पूरा करने के बाद ऑडिट जरूरी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो हर प्रकार की कंपनीज के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन चैप्टर का है ये इकोनॉमिक्स में। हम इकोनॉमिक्स में दो तरीके के फैक्टर मानते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में इंप्लीमेंट होता है, जहां पर कुछ फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। सपोज फिक्स फैक्टर है कैपिटल और वेरिएबल फैक्टर है लेबर। हम कैपिटल का 2 यूनिट लिए हुए हैं और लेबर के यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, इनके बीच में लगातार प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, 2-1, 2-2, 2-3। इसीलिए शॉर्ट रन में जो लॉ एप्लीकेबल होता है प्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा फिक्स होते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता, सारे वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में कुछ ना कुछ फैक्टर्स, एटलीस्ट सम या फ्यू फैक्टर्स या एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होगा। अब कई क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, कितने दिन का होता है? शॉर्ट रन 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसी कोई भी डेफिनेशन किसी भी बुक में नहीं दी है कि शॉर्ट रन कितने दिनों तक चलेगा। शॉर्ट रन का मतलब है द टाइम पीरियड इन विच यू कैन चेंज द आउटपुट बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। अगर हम कहते हैं कि हम 2 साल तक फिक्स फैक्टर नहीं चेंज कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं, तो 2 साल तक मेरा शॉर्ट रन रहेगा। अगर कोई कहता है कि हमें सारे फैक्टर्स चेंज करने में 5 साल लग जाएंगे, तो मेरा शॉर्ट रन 5 साल तक का हो सकता है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में कोई ना कोई फैक्टर फिक्स होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ये ग्रेशम्स लॉ क्या है? ये बड़ा फेमस लॉ है ग्रेशम, जो कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये लॉ आपको याद करना है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस यहां पर आपको यह समझना है कि ग्रेशम ने बैड मनी किसको बोला था। देखिए, हर करेंसी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपए का सिक्का है, हर तरीके के 10 रुपए के जो सिक्के होंगे सबकी फेस वैल्यू 10 रुपया ही होगी, लेकिन उसके अंदर जो मेटल या एलॉय है उसकी जो कीमत होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे पुराने चांदी के सिक्के जो चलते थे, उसकी फेस वैल्यू आज भी 1 रुपया है, लेकिन उसके अंदर जो सिल्वर लगा है उसकी कीमत कई 100 रुपए में है। इन्होंने ये बताया था कि अगर बैड मनी मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, और गुड मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, दोनों प्रचलन में होंगे, तो लोग गुड मनी को अपने पास रखे रहेंगे और बैड मनी को चलाते रहेंगे। तो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। गुड मनी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, वो लोग अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट है, ये मोड का क्वेश्चन है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ऑब्वियसली आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्लास इंटरवल आपके सामने बना हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग वाले को x शो किया गया है। अब देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है जैसा कि 44, तो इसी में मोड होगा, इसको बोलते हैं मोड क्लास। तो सबसे पहले आपने मोड क्लास पता कर लिया, फिर मोड को z डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I।
L1 मतलब है लोअर लिमिट यानी कि 40, F1 का मतलब है ये वाली फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास के ठीक सामने है, F0 इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो यहां X है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, I का मतलब है 55 माइनस 40 यानी कि 50। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करिए, Z की वैल्यू दी हुई है, मोड की वैल्यू L1 हो गया 40, F1 44, F0 20, 2F1 मतलब 88, F0 F2 की वैल्यू आपने पुट की। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब ये आ रहा है, उसके बाद फिर आप 40 लेफ्ट साइड में लेते आएंगे, 8.6 बचेगा। ये पूरा इक्वेशन आपके सामने सॉल्व है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेन है ये इक्वेशन बनाना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने आनी चाहिए। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, 26.13 आ रहा है, 26.13 कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो जो नियरेस्ट है वो यही होगा। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो शायद आप वो लगाते। यहां क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर है 26। अब आते हैं लेजर। लेजर में हर तरीके के अकाउंट का बैलेंस शो किया जाता है, सिंपल सी चीज है। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, लेजर इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सारे रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट तीनों इसमें आते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल। कोई मद तब सार्थक मानी जाती है। देखिए, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंट्स में। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बड़ी फर्म है, उसने 1000 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा, वो उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान सकती है, उसको लगता है ये मेरे लिए बड़ा खर्चा नहीं है, इमैटेरियल है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो उसको पीएल में डाल देगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेशनरी के खर्चे में डाल के। लेकिन कोई दूसरी फर्म है, वो कहती है कि नहीं, 1000 रुपए का कैलकुलेटर मेरे लिए बड़ा खर्च है, तो हम इसको एसेट मानेंगे, वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेगा और बैलेंस शीट में शो करेगा। तो ये एक उदाहरण था। तो मैटेरियलिटी का मतलब है सिग्निफिकेंस फॉर द यूजर, उपयोगकर्ता के लिए वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। इसका रियल अकाउंट से, रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म्स को डिसाइड करना है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए सिंपल है, यहां पर इन्हीं दोनों में से एक आंसर हो सकता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है कि फिक्टिशियस है। साधारण सी चीज है, गुडविल अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसको महसूस करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये काल्पनिक संपत्ति नहीं है। गुडविल भले इंटेंजिबल है लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, तो स्टेटमेंट डी जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं रेपो रेट। देखिए हमने पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही वो रेट होते हैं जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं या आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, एक ही बात है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल होता है। रेपो रेट का असर मनी सप्लाई पर तुरंत पड़ता है क्योंकि ये शॉर्ट रन के लिए होता है। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक, शॉर्ट रन लॉन्ग रन यहां नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद है इन द बुक्स ऑफ लेसी। देखिए आप देख रहे होंगे रॉयल्टी अकाउंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे रॉयल्टी के बारे में। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो कि
लेसी यानी पट्टेदार वसूल नहीं कर पाया, वो उसके लिए नुकसान है, वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो कि लेसी रिकूप नहीं कर पाया, वो उसके लिए नुकसान है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें से कौन हायर परचेज सिस्टम का फीचर नहीं है? देखिए, हायर परचेज सिस्टम में जैसा कि आपने पढ़ा था, जब तक आप आखिरी किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक आप ओनर नहीं बन सकते। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ये हायर परचेज सिस्टम का फीचर नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का फीचर है। प्राइस इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, सही है। पोजेशन यानी कब्जा तुरंत दे दिया जाता है। अगर हायर परचेजर समय पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो वो गुड्स वापस भी ले जा सकता है सेलर, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर होती है आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद। तो देखिए, हम लोगों ने कई पार्ट में टीजीटी 2021 के कॉमर्स के पेपर को सॉल्व किया विद एक्सप्लेनेशन। सिर्फ सॉल्व करना ही पर्पस नहीं है, सॉल्यूशन ज्यादातर लोगों के पास मौजूद होता है। आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत सारे और क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करते रहिए। ये पूरा एक हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। सारे वीडियोस मिला करके आप इस पूरे पेपर को देख सकते हैं, और जल्दी ही मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन यूजफुल लगा अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो आप जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।